दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब परिवारों की है जो जरूरत के समय अमीरों के दरवाजे पर सिर झुकाते हैं और बदले में उनकी इज्जत तक गिरवी रखती जाती है। जब गरीबी इंसान पर हावी हो जाती है, तो उसकी मजबूरी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ये कहानी है रमेश की, जो एक गरीब मजदूर था। उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सीमा के इर्द गिर्द घूमती थी। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो, लेकिन कर्ज का जाल ऐसा फैला कि उसकी बेटी की जिंदगी ही दांव पर लग गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के एक और बेहतरीन कहानी के नए एपिसोड में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव धर्मपुर की तपती दोपहर थी। हवा में गर्मी की चुभन थी और खेतों में दूर दूर तक पड़ी दरारें यह साबित कर रही थीं कि इस साल बारिश ने एक बार फिर किसानों से मुंह मोड़ लिया था। इन्हीं किसानों में एक था रमेश, जिसकी जिंदगी दिन भर मजदूरी करने और शाम को अपने परिवार का पेट भरने में ही बीत जाती थी। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, जहां वह अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी सीमा के साथ रहता था। सीमा 17 साल की हो चुकी थी और उसकी शादी का समय नजदीक आ रहा था। रमेश की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर में शादी के लिए जरूरी सामान जुटाने तक के पैसे नहीं थे। दहेज तो दूर की बात थी, वह अपनी बेटी को एक जोड़ी नए कपड़े तक नहीं दिला सकता था। शाम को जब वह खेत से लौटा तो देखा कि सीमा मां के साथ रसोई में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां गीली थीं और धुआं पूरे घर में भर गया था। बाबूजी, आप आ गए? सीमा ने हंसते हुए पूछा। रमेश ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डूबा जा रहा था। वह जानता था कि अगर जल्द ही पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। रात के खाने के बाद जब सब सोने चले गए, रमेश करवटें बदलता रहा। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह जानता था कि गांव का सबसे बड़ा साहूकार जयकर्ण महाजन ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अगली सुबह सूरज निकलते ही रमेश लाठी टेकते हुए जयकर्ण महाजन की हवेली की ओर बढ़ा। महाजन अपने बरामदे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसे देखकर रमेश ने झुककर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन पैसे नहीं हैं। अगर कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेंगे। जयकर्ण ने आंखें तिरछी करते हुए रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, रमेश, तुझे तो पता है कि मैं यूं ही किसी को पैसे नहीं देता। कर्ज पर पैसे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा, और अगर वक्त पर नहीं चुका पाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। रमेश की मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसे ब्याज की शर्त माननी पड़ी। जो भी शर्त हो सेठ जी, मैं चुका दूंगा, बस अभी पैसे दे दीजिए। जयकर्ण ने 5,000 रुपये निकालकर रमेश के हाथ में रख दिए और कहा, हर महीने ब्याज जोड़कर रकम बढ़ती जाएगी। अगर समय पर चुकता नहीं कर पाया तो सोच लेना कि क्या गिरवी रख सकता है। रमेश ने सिर झुका लिया और पैसे लेकर घर लौट आया। उसने सोचा कि धीरे धीरे मजदूरी करके सब चुका देगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया। रमेश ने कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन जयकर्ण महाजन का कर्ज चुकाना अब उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। 5,000 रुपये का कर्ज अब ब्याज के साथ 15,000 हो चुका था। हर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा था और रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक दिन जयकर्ण महाजन खुद रमेश के घर आया। रमेश, कितने दिन हो गए, अभी तक पैसे नहीं लौटाए? जयकर्ण ने सख्त लहजे में कहा। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। जयकर्ण ने ठहाका लगाया। समय? अरे, ब्याज बढ़ता जा रहा है और तू अभी भी समय मांग रहा है। अब कर्ज चुकाने का एक ही तरीका बचा है। रमेश डर गया। सेठ जी, क्या करना होगा? जयकर्ण ने कहा, अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी बेटी भेज दे। ब्याज चुकाने का यही तरीका है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, आप ऐसा मत कहिए। लेकिन जयकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। रात गहराने लगी थी। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि कैसे अपनी बेटी को इस मुसीबत से बचाए। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। रमेश घबरा कर उठा। कौन है?
दरवाजा खुलते ही 4-5 लोग अंदर घुसे और सीमा को पकड़ लिया। वह घबराकर चीखने लगी, बाबूजी, बचाइए! रमेश ने दौड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेबस होकर देखता रहा कि कैसे उसकी बेटी को घसीट कर ले जाया जा रहा है। सीमा की चीखें हवाओं में गुम हो गईं और रमेश का घर एक सन्नाटे में डूब गया। सुबह जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे भी चुप थे। कोई जयकरण महाजन से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। अब सीमा जयकरण महाजन की हवेली में कैद थी। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उधर सीमा ने जब आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। यह कमरा उसकी झोपड़ी जैसा नहीं था। यह बड़ा था, लेकिन यहां की दीवारें उसे घूर रही थीं। भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो देखा कि बाहर 2 आदमी पहरा दे रहे थे। मुझे यहां क्यों लाए हो? मुझे घर जाने दो, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन बाहर खड़े पहरेदारों ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। कुछ घंटे पहले वह अपने घर में सुरक्षित थी और अब वह एक कैदी थी। तभी दरवाजा खुला और जयकरण महाजन कमरे के अंदर आया। कैसी है मेरी मेहमान? उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। सीमा ने घबराकर एक कोने में सिमटते हुए कहा, सेठ जी, मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जयकरण ने ठहाका लगाया। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तेरा बाप मेरा कर्ज नहीं चुका पाया। अब जब तक वो पैसे वापस नहीं करता तू यहीं रहेगी। सीमा की आंखों में आंसू छलक पड़े। लेकिन यह तो गलत है। मेरे बाबूजी ने आपको लौटाने के लिए समय मांगा था। जयकरण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सख्त लहजे में कहा, यहां से भागने की कोशिश मत करना। अगर तूने कोई चालाकी दिखाई तो तेरे बाप को भी इस गांव में जीने नहीं दूंगा। फिर वह दरवाजा बंद करके चला गया। सीमा जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। उधर रमेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा जैसे अंदर से मर चुकी थी। गांव के लोग उसके पास आकर अफसोस जता रहे थे, लेकिन कोई भी जयकरण महाजन के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रमेश, हम तेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जयकरण बहुत ताकतवर आदमी है। तब रमेश ने गांव के मुखिया से गुहार लगाई, सरपंच जी, मेरी बेटी को छुड़ाने में मदद कीजिए। मैं उसकी इज्जत और जिंदगी दोनों नहीं गंवा सकता। सरपंच ने गहरी सांस ली। रमेश, हम जयकरण से सीधे टकरा नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है। अगर तू कुछ दिनों में पूरा कर्ज चुका दे तो शायद वह सीमा को छोड़ दे। रमेश के पास पैसे नहीं थे। उसने खेत बेच दिया था, घर भी गिरवी रखा था। अब उसके पास सिर्फ मजदूरी करने का ही विकल्प था, लेकिन इतनी बड़ी रकम चुकाने में सालों लग जाते। उसे अब बस एक ही उम्मीद थी, भगवान। वहीं सीमा को अब जयकरण महाजन की हवेली में 3 दिन हो चुके थे। वह हर दिन एक ही सवाल पूछती थी, मुझे घर जाने दो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे इस जेल से निकलना था तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने ध्यान से देखा कि जयकरण के आदमी रात को ज्यादा सतर्क नहीं रहते थे। पहरेदार भी कभी कभी ऊँघने लगते थे। रात के समय जब हवेली के सारे लोग सो चुके थे, सीमा ने खिड़की से नीचे झांका। यह पहली मंजिल थी, नीचे कूदना आसान नहीं था, लेकिन भागने का यही एक मौका था। उसने चादर की लंबी रस्सी बनाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। लेकिन तभी, कौन है वहां? एक पहरेदार की नींद खुल गई। उसने सीमा को रस्सी से नीचे उतरते देख लिया और जोर से चिल्लाया। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जैसे ही नीचे कूदी, तभी 2 आदमी भागते हुए आए और उसे फिर से पकड़ लिया। बड़ी चालाकी दिखा रही थी, एक आदमी ने कहा, और उसे जबरदस्ती ऊपर घसीट कर ले गया। अगली सुबह जयकरण ने गुस्से से सीमा को घूरते हुए कहा, भागने की कोशिश कर रही थी, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। सीमा की आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सेठ जी, आप जितना चाहें मुझे कैद करके रख सकते हैं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। एक दिन मैं यहां से जरूर निकलूंगी। जयकरण ने जोर से ठहाका लगाया। देखते हैं तेरी हिम्मत कब तक चलती है। उधर रमेश दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने कर्ज चुकाने के लिए हर तरह की मजदूरी करनी शुरू कर दी। लोग उसे बेबस नजरों से देखते थे, लेकिन कोई भी जयकरण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन
उसने शहर जाकर एक साहूकार से और कर्ज लेने की कोशिश की। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरी बेटी को छुड़ाना है। लेकिन सेठ ने सिर हिलाया। रमेश, तेरा पहले से ही कर्ज है, अब मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। रमेश के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब उसे खुद ही जयकरण से भिड़ना था। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर आज मेरी बेटी इस हवेली में कैद हो सकती है तो कल किसी और की बेटी भी हो सकती है। क्या तुम सब इसे रोकने के लिए मेरा साथ दोगे? गांव के कुछ लोगों ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। हम तेरे साथ हैं, रमेश काका। रमेश की आंखों में एक नई चमक थी। अब वह अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए तैयार था। रमेश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और गांव के उन नौजवानों की ओर देखा जो उसकी मदद के लिए आगे आए थे। उनमें से कुछ खेतों में काम करने वाले मजदूर थे तो कुछ पढ़े लिखे युवा, जिन्हें जयकरण महाजन की सालों की दादागिरी से नफरत थी। हम सब जानते हैं कि जयकरण महाजन गांव में अपनी मनमानी करता आया है। एक युवक, सुरेश, ने कहा, आज वह सीमा को कैद किए हुए है, कल किसी और की बहन बेटी को उठवा सकता है। अब इसे रोकना होगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन हम उसकी हवेली में घुस भी नहीं सकते। वहां पहरेदार हैं और जयकरण के पास पैसे और ताकत दोनों हैं। सभी सोच में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग किसान, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला, बेटा, ताकत से नहीं, चालाकी से जीतना होगा। हमें पूरे गांव को इकट्ठा करना होगा। अगर पूरा गांव खड़ा हो गया तो जयकरण अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। रमेश को यह बात समझ आ गई। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जयकरण की हवेली के सामने इकट्ठा होंगे और अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। हवेली में सीमा ने सुना कि जयकरण के आदमी आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लगता है इस बार मामला बिगड़ सकता है। एक पहरेदार ने कहा, अरे, गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि जयकरण से भिड़ सकें। दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन सीमा को उम्मीद की एक हल्की किरण दिखने लगी थी। उसे पता था कि उसके पिता उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर कर रहे होंगे। अगली सुबह रमेश और गांव के करीब 50 लोग जयकरण की हवेली के बाहर जमा हो गए। महिलाओं तक ने अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज उठाई। रमेश आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, जयकरण महाजन, मेरी बेटी को बाहर निकालो। हवेली के अंदर जयकरण इस भीड़ को देखकर भौंचक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव के लोग उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वह अपने आदमियों के साथ बाहर आया और गुस्से से बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? रमेश, तुझे अपनी बेटी चाहिए तो कर्ज चुका। रमेश ने आंखें लाल करते हुए कहा, कर्ज का ब्याज तुमने इतना बढ़ाया कि मैं उसे चुका ही नहीं सकता था। अब गांव की पंचायत फैसला करेगी कि तुम्हारा कर्ज जायज है या नहीं। गांव के सरपंच भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, जयकरण, अब यह मामला पंचायत में जाएगा, तुम अपनी मनमानी नहीं चला सकते। जयकरण हंसा, और अगर मैं ना मानूं तो? तभी भीड़ से एक युवक चिल्लाया, अगर तुमने सीमा को रिहा नहीं किया तो आज तुम्हारी हवेली को जला देंगे। गांव के लोग अब पूरी तरह से गुस्से में थे। जयकरण को पहली बार अपनी स्थिति कमजोर लगने लगी। उसने देखा कि उसके आदमी भी अब डरने लगे थे। सीमा अंदर बैठी थी। जब दरवाजा खुला और एक नौकर घबराया हुआ अंदर आया, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें जाने की इजाजत मिल गई है। सीमा पहले तो यकीन नहीं कर पाई, लेकिन जब उसने बाहर आकर देखा कि गांव वाले जयकरण के सामने खड़े थे और उसके पिता उसके लिए आंसू बहा रहे थे, तो वह दौड़कर रमेश से लिपट गई। रमेश ने बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता बेटी। गांव वालों ने जयकरण की हवेली के सामने जोर जोर से नारे लगाए, जयकरण की तानाशाही खत्म होनी चाहिए। पंचायत के आदेश पर जयकरण पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद सीमा अपने घर में थी। वह अब भी डर से उबरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों की एकता ने उसे हिम्मत दी थी। रमेश ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, अब तुझे कोई डराने की हिम्मत नहीं करेगा। अब गांव के लोग जान गए हैं कि एकता में ताकत होती है। सीमा ने हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, यह हर उस गरीब लड़की की जीत थी जो अमीरों की लालच की भेंट चढ़ती है। गांव में पहली बार यह साबित हुआ था कि अगर लोग साथ खड़े हों तो सबसे ताकतवर जालिम भी घुटने टेक सकता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मिलते हैं अगले दिन एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,